हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ई शिक्षा। जैसा कि क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड का केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है, आज मैंने सोचा कि क्यों ना एक 5 वीडियो की वीडियो सीरीज बनाई जाए, जिसमें कि मैं प्रिडिक्ट करूंगा आपके क्लास 12th में केमिस्ट्री का पेपर कैसा आ सकता है। और यकीन मानिए, जो इस 5 वीडियो सीरीज का पूरा वीडियो देख के जाएगा, ठीक है, यानी कि इस वीडियो सीरीज के 5 वीडियोस को देख के जाएगा, मैं गारंटी देता हूं कि 70 मार्क्स में से 55+ मार्क्स का हमारी वीडियो से उठ के आएगा। ये मेरी गारंटी है। जैसे आप पेपर देख के आएंगे, फिर उसके बाद आप कमेंट कीजिए और बताइएगा कि कितने मार्क्स का आपका एग्जाम में आया हमारी वीडियो से, ठीक है। और यहाँ पर एक बात नोट कीजिएगा, क्योंकि अब टाइम नहीं है कि एक वन शॉट वीडियो बनाया जाए या कंपाइलेशन वीडियो बनाया जाए। बाकी चैनल में आपको मिलेगा कि मैंने कंप्लीट नेम रिएक्शंस की लिस्ट बना रखी है, साथ ही साथ में एरोमेटिक रिएक्शंस की, एलिफैटिक रिएक्शंस की, ये सब के सब हमारे चैनल में ऑलरेडी अवेलेबल है। यहाँ पर मैं रैंडम क्वेश्चंस पिकअप करूंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों के मन में, ठीक है, कोई भी इस तरीके से ना आए कि पहले ये चैप्टर करना है फिर ये चैप्टर करना है। कुल मिला के मैं यहाँ पर आपको अराउंड 100 क्वेश्चन ये 5 वीडियो सीरीज के अंडर कराऊंगा, जिसमें कि हम सारे डेफिनेशंस को इंक्लूड करेंगे। बट याद रखिएगा, ये रैंडम चैप्टर्स से होंगे, ठीक है। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हो, कुछ क्वेश्चन हेलोएल्कीन से हो, ऐसे कुछ क्वेश्चन अपने बायोमोलिक्यूल से हो। क्योंकि अगर मैं एक चैप्टर से ही सारे क्वेश्चन लेके चलूंगा, तो फिर बच्चा रटने लग जाता है केमिस्ट्री में खास तौर पे। तो इसको मैंने जानबूझ के सेपरेट किया है, ताकि आपका माइंड साथ ही साथ में फोकस रहे। बाकी आपका एग्जाम है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि जो भी आपके नोट्स हैं, चाहे वो स्कूल के नोट्स हैं या कोचिंग के नोट्स हैं, उनको आप रीड करें, देखें, ठीक है। यहाँ पर जो वीडियो सीरीज है, इसका मतलब है आपके प्रैक्टिस कराना, जो कि एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे उनको यहाँ पर आउट करना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपके लिए मैं पूरा यहाँ पर पैटर्न बना के आया हूँ, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको प्रिडिक्ट करके लेके आया हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर नोट करके ले जाइए और लास्ट में बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस हैं, ठीक है। लेट वी स्टार्ट क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, तो अपना पहला क्वेश्चन जो जाएगा, दिस इज फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड टॉपिक इज सीएफटी, ठीक है। आपको पता है सीएफटी, लास्ट में मैं एक वीडियो, 5वीं वीडियो में एक डेफिनेशन वाली वीडियो में बना दूंगा, जिसमें मैं सब कुछ आपको अवेलेबल करवा दूंगा। असल में बात यह है कि अभी आप सभी के बोर्ड्स के एग्जाम आ रहे हैं, उत्तराखंड बोर्ड के, 10th क्लास के, 12th क्लास के। तो इतना बिजी शेड्यूल हो जा रहा है कि पीपीटीज वगैरह बनाने का टाइम नहीं है, ठीक है। इसीलिए अगर 4 वीडियोस एक बार हो जाती हैं, आप लोग थोड़ा सा बिजी हो जाते हैं इन वीडियोस में, तब तक मैं एक पीपीटी बना के जितने भी थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे सीएफटी की डेफिनेशन हो गया, ठीक है, और ऐसी केमिकल काइनेटिक्स सॉल्यूशन, इन जितने भी चैप्टर्स हैं, इनमें जो भी थ्योरी वाला मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। क्योंकि अगर मैं ऐसे लिखाने के लिए आया तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी और आप भी बोर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, सीएफटी का पहला क्वेश्चन आएगा। अगर आएगा तो यही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। D⁻7 का सीएफटी बनाइए। आया। तो एग्जाम में जब भी आप सीएफटी बनाएंगे, तो दो केस होते हैं। एक होता है डेल्टा नॉट और एक होता है पी। इसको पीई भी लिख सकता है और पी भी लिख सकता है। एक होता है पेयरिंग एनर्जी, एक होता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जिसको कि मैं जंपिंग एनर्जी बोलूंगा अपनी भाषा में। दूसरा, सेम ये। या तो वो बोलेगा कि इस केस के लिए बनाओ जब CFSC ज्यादा है, इसको कहते हैं CFSC, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, यही कहेगा वो, ठीक है। और शॉर्ट में हम कहेंगे जंपिंग एनर्जी, जंपिंग एनर्जी। और जबकि पी क्या है अपनी, पेयरिंग एनर्जी। याद रखिएगा कौन सा क्या है, पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। अगली बार में कह सकता है वो कि भाई इस मेथड के लिए ग्राफ बनाओ, या तो खुद बताएगा। और अगर उसने सीधा बोल दिया कि D7 का बनाओ, ठीक है, और कौन से फील्ड में बनाओ, ऑक्टाहेड्रल में, 99% चांसेस है कि ऑक्टाहेड्रल में आएगा। बाकी टेट्राहेड्रल में आएगा तो उसका भी अभी बता दूंगा कि आपको क्या करना है, ठीक हो गया। ध्यान से देखिए, अगर उसने बोल दिया कि इस पे बनाओ, तब तो आप जिस पे बोलेगा आपको उस पे बनाना है। बट अगर उसने सिंपल बोला राइट डाउन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D⁻7, तो आपको उधर पे दोनों केस बनाने होंगे, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब बनाएंगे कैसे भाई, बहुत नॉर्मल सा है, देखो। सबसे पहले 2 3 4 5 ऊपर और नीचे, ठीक है। यहां पर आपने ऐसे करके लाइन डाल दी। एक मिनट, ठीक है, ऐसे करके डाल दी। अब यहां पर आपने बनाने हैं 3, ठीक है, 3 डब्बे। और यहां पे बनाने हैं आपने 2 डब्बे, ओके। अब ध्यान से देखिएगा, इसको कहते हैं T2G सेट। कौन सा सेट, T2G सेट। और इसको कहते हैं EG सेट। आई बात समझ में, याद रखिएगा,
सेम यहाँ पर भी काम करते हैं। पहले आपने 5 डब्बे बनाने हैं, नीचे पे 3 बनाने हैं, ठीक है, नीचे पे 3 ही बनेंगे, कंफ्यूज मत कीजिएगा। और ऊपर पे आपने कितना बनाने हैं, 2 बनाने हैं। ठीक हो गया, यहाँ पर ये आया। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, कितना बोल रहा हूँ, डी की पावर 7, यानी कि डी ऑर्बिटल में अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो लेट अस 7 इलेक्ट्रॉन्स को पहले यहाँ पर ड्रॉ कीजिए, 3 4 5 6 और 7। पता है ना, पहले सुल्टा करके भरते हैं, फिर उनको पेयर करना स्टार्ट करते हैं। तो आप क्लास 11 में पढ़ के आए हैं। ऐसे यहाँ पर भी आप जो आपके 5 डब्बे हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन भरिए 7, ठीक है, 1 2 3 4 5, दिस वन इज 6 एंड दिस इज 7। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर कौन सी एनर्जी कम है, आपको बस ये याद रखना है, कौन सी एनर्जी कम है, पेयरिंग एनर्जी। और यहां पर कौन सी एनर्जी कम है, जंपिंग एनर्जी। तो जो कम होगा ना वो हो रहा होगा, ठीक है। कैसे, अब आप बोलोगे भाई कैसे, देखो, आप भरना नीचे से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, जैसे आपने 3 भरे, अब आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि चौथा इलेक्ट्रॉन मैं ऊपर भेजूं कि पेयर कराऊं। तो कौन सी एनर्जी कम है यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी कम है। देखो, पेयरिंग एनर्जी कम है ना, तो चौथा इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। तो चौथे इलेक्ट्रॉन को क्या करा दो, पेयर। तो पांचवा भी पेयर होगा, छठा भी पेयर होगा। अब 6 के 6 नीचे भर गए, अब मेरी मजबूरी है कि सातवें इलेक्ट्रॉन को मैं कहां लेके जाऊं, ऊपर लेके जाऊं। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, T2g की पावर नीचे कितना है, 6, और Eg की पावर 1, एंड दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन। आई बात समझ में। दूसरी बात, अब इस वाले में क्या होगा, फिर इसमें कौन सी एनर्जी कम है भाई, जंपिंग एनर्जी कम है। तो जब आप इसमें भरने के लिए जाएंगे, तो 1 2 3, अब चौथा इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होगा, जो एनर्जी कम होती है वो करना प्रेफर करता है वो। तो चौथा इलेक्ट्रॉन करेगा जंप, 4 5। अब जंप हो गया, अब मेरे पास मजबूरी है कि छठे इलेक्ट्रॉन को यहां डालो, सातवें को यहां डालो। आई बात समझ में। 9 10 होते, फिर आठवां इधर जाता, 9वां 10वां फिर दोबारा ऊपर आ जाता, पक्का। यानी कि जो एनर्जी कम होती है इलेक्ट्रॉन वो काम करता है, पक्की बात। तो इसका क्या बन जाएगा बताओ, T2g की पावर नीचे कितना बन जाएगा, 5, और Eg की पावर कितना बन जाएगा, 2, एंड दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन। आई बात समझ में। और यहां पर हमने D7 का कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2, ठीक देखिए, इसके चांसेस बहुत कम है, बस आपकी प्रैक्टिस हो जाए इसलिए बता रहा हूं। मान लो T की पावर 4 आया, और इस बार आए टेट्राहेड्रल में, ठीक है। तो अगेन आप क्या करेंगे, 2 सिनेरियोज बनाएंगे यहां पर। देखो, 1 2 3 4 5, ऊपर ऊपर। देखिए, टेट्राहेड्रल का चांस अभी भी मैं बता रहा हूं बहुत ज्यादा कम है। बट हाँ, कुछ नहीं करना है कि इस बार में अब नीचे पे आपने 2 बना देने हैं, और ऊपर पे आपने 3 बना देने हैं, बस। ठीक हो गया। ऐसे यहां पर दूसरे केस के लिए, पहले तो 5 बनाइए, यहां पर 1 2 3 4, दिस इज 5, ठीक है। देखिए, 1 2 3 4 5 बना लो। और इधर पे भी क्या करेंगे, एक ऊपर और एक नीचे पे। ऊपर पे अपने कितने बनते हैं बताइए, 3, और नीचे पे कितने बनते हैं, 2। ठीक हो गया। अब चलिए भरना स्टार्ट करते हैं। ये किसके लिए केस है, जब आपका डेल्टा नॉट ज्यादा है किसके मुकाबले, पेयरिंग एनर्जी के मुकाबले। और ये कब है, जब डेल्टा नॉट कम है एज कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी। और जो कम होता है वही होता है, पहले वाले में पेयर होगा, दूसरे वाले में आपका जंप होगा। ठीक है, तो चलिए भरते हैं इसको। सबसे पहले तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4, डी की पावर 6 आया भी हुआ है शायद बोर्ड में। ठीक है, 4 कैसे भरोगे, देखो 1 2, चूंकि पेयरिंग एनर्जी कम है तो 3 4। तो इस सेट को क्या बोलेंगे अभी, Eg, और इस सेट को 3 वाले को T2g। रटोगे कैसे, Eg में 2 डब्बे, Eg 2 शब्द, T2g में 3 डब्बे, T2g 3 शब्द। वैसे भी 3 बॉक्स, T2g, TT हो गया, जैसे याद करना है वैसे याद कर लो। तो T2g की पावर कितना हो गया, 4, एंड Eg की पावर कितना हो गया, 0। और अगर इस वाले में अगर हम बात करें, तो पहले भर देते हैं 1 2 3 और एक 4 हो गया। तो कैसे भरोगे 4 डब्बे, 1 2। अब इसमें क्या करेगा, जंप, 3 और 4, यानी कि Eg की पावर भी हो गई 2, और T2g की पावर भी हो गई 2, एंड दिस इज माय फाइनल आंसर। आया समझ में। आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आपका होमवर्क है, ठीक है, आप डी की पावर 6 को बनाइए ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, ठीक है, इसको बनाइए।
और प्रैक्टिस कीजिए और यहाँ पर सीएफटी से आने वाला जो सबसे मेन सवाल है और सबसे ज़्यादा चांसेस हैं वो कंप्लीट होता है। याद रखिएगा वीडियो के पहले वीडियो में मैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको करवा रहा हूँ। जैसे जैसे वीडियो आगे आएगी, जो आपकी चौथी और पांचवी वीडियो होगी, उसमें मैं बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस कराऊंगा और जिनके आने की संभावना थोड़ी सी कम है, बट हाँ आ तो सकता ही है, जैसे फिजिक्स का पेपर आपका डिफिकल्ट आया था। ठीक हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पर हमने कितने क्वेश्चन कर दिए, 2 क्वेश्चन सीख लिए। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा, तीसरा जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आइसोमेरिज्म को लेके है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। आइसोमेरिज्म, ये आइसोमेरिज्म भाई कौन से चैप्टर का है? देखिए, आइसोमेरिज्म आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का है, जिसमें कि 2 आइसोमेरिज्म होते हैं, एक स्ट्रक्चरल और एक स्टीरियो। ठीक हो गया। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम इस वीडियो में करेंगे और स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ताकि बीच में कॉन्ट्राडिक्शन ना हो। आप पहले इस वीडियो में स्ट्रक्चरल सीखिए और एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस हैं और आपके प्रीवियस ईयर पेपर में या जो भी सैंपल पेपर है उसके सारे क्वेश्चन बना लीजिए, और उसके बाद आप किस में आएंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आएंगे अगले वीडियो में, और अगले में स्टीरियो सीख लीजिएगा। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो में अगर मुझसे कोई पूछे तो मुझे लगता है कि स्ट्रक्चरल के चांस इस बार सबसे ज्यादा है और बच्चे इससे बहुत ज़्यादा खौफ खाते हैं। तो मैं आज आपके लिए एक पूरा ट्रिकी बना देता हूँ। देखो कैसे, ये स्ट्रक्चरल है। देखो कितने तरीके के होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, 4 तरीके के होते हैं। जो पहला होता है इसका नाम होता है आयोनाइजेशन। क्या होता है? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। दूसरा मैं लिख देता हूं सॉल्वेट। आप लोग इसका एक और नाम लिखिएगा हाइड्रेट। तीसरा मैं लिख देता हूं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। और चौथा मैं लिख देता हूं लिंकेज आइसोमेरिज्म। देखिए एनसीईआरटी में ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, हम ऐसे करके करेंगे क्योंकि ऐसे करके बेस्ट याद होता है। ठीक है। अब यहाँ पर एनसीईआरटी के जो एग्जांपल है, मैं सबसे पहले उन एग्जांपल्स को लिखता हूँ। सबसे पहले आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, मैं एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, CONH3 का होल 5, ठीक है, SO4। क्या तुमने 10वीं 11वीं में सुना है SO4 एक आयन होता है, SO4 2 नेगेटिव, और आगे है Br, और आपको पता है Br भी एक आयन होता है। ठीक हो गया। तो हुआ क्या कि SO4 भी आयन है, Br भी आयन है। SO4 ने बोला मैं बाहर जाता हूं और Br ने बोला मैं अंदर आता हूं। ठीक है। तो क्या बन जाएगा बताइए, ये बन जाएगा CONH3 का होल 5। NH3 कोई आयन नहीं होता, आयन वो होते हैं जिसमें चार्ज होते हैं। ठीक है। अब क्या हो गया, SO4 चले गया बाहर, तो अंदर कौन आ गया, Br, और बाहर कौन चले गया, SO4। एंड दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। एग्जाम में आएगा कैसे, एग्जाम में पहली बात तो डेफिनेशन नहीं आएगी आपकी, और अगर बाई चांस आ गई तो लिखिएगा द आइसोमेरिज्म इन विच exchange of ions takes place between the coordination sphere from inside to outside, या लिख सकते हो द एक्सचेंज ऑफ आयन फ्रॉम इनसाइड ऑफ कोऑर्डिनेशन स्पेयर टू द आउटसाइड द स्पेयर। ठीक है, जो लिखना है, और ये चीज आपने यहाँ पर समझ ली। एग्जाम में क्या आएगा पता है, एग्जाम में आपको एक 4-5 सेट दिया रहेगा, बोलेगा कि बताओ किसमें कौन सा आइसोमेरिज्म लग रहा है। तो जिसमें भी जो आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, बाहर से अंदर और अंदर से बाहर हो रहा है, ठीक हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे आप लोग, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। भाई आयंस क्या होते हैं, ये सभी आयंस हैं। देखो आयंस में अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है तो CN आयन है, Cl आयन हो गया, Br बता दिया, NO2 बता दिया, ठीक है, NO3 बता दिया, OH बता दिया, ठीक है, OH हो गया, और तो ऐसा कोई खास है नहीं। तो इनसे ज्यादा एग्जाम में आएगा भी नहीं, पक्की बात। चलिए बहुत बढ़िया। दूसरी बात आता है सॉल्वेट क्या होता है। सॉल्वेट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। सेम ऐसा ही होगा। देखो अंतर क्या है, देखो CrH2O का होल 6 Cl3, ये है। अब ध्यान से सुनना, H2O कोई आयन, वो आपका आयन तो होता नहीं है, ठीक है, बट यहां पर क्या होगा कि H2O बाहर जाएगा और Cl अंदर आ जाएगा। आई बात समझ में? यानी कि जिस आयोनाइजेशन में या जिस क्वेश्चन में आपको H2O दिख गया, आंख बंद करना और सॉल्वेट टिक मार देना, बस। इससे तगड़ी ट्रिक कुछ नहीं हो सकती। सॉल्वेट होता ही H2O की वजह से है। यानी कि ये भी तो सेम आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म की तरह है। देखो Cr, एक Cl अंदर गया, ये नहीं, 3 के 3 अंदर गए और एक H2O बाहर जाएगा। एक Cl अंदर आया तो कितने H2O बाहर,
ऑलरेडी थे। देखो एक एच गया ऊपर, ना कि सारे के सारे, धीरे धीरे जाएंगे। वैसे सारे भी चले जाते हैं बट इससे अपने को कोई लेना नहीं है फिलहाल। ये देखो कहाँ गया, दिस वन, ठीक है। ये सी आर, यहाँ पर कौन आएगा, H2O का होल 6 था ना, अब कितना हो जाएगा, होल 5। एक Cl अंदर आ गया, एक H2O बाहर चले गया, और साथ ही साथ में Cl2 हो गया। आई बात समझ में, दिस इज। और अगर ये होते रहेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका Cr, तीन के तीन Cl अंदर चले जाएंगे, तो अंदर 6 H2O थे, तो 3 Cl आ गए, तो आप कितने H2O बच गए, सिर्फ 3। और कितने Cl आ गए अंदर, 3। और बाहर भी कितने H2O चले जाएंगे, 3 H2O का होल थ्राइस मान लेना। आई बात समझ में, ये कहानी होगी पूरी। यानी कि जिस क्वेश्चन में आपको H2O दिख गया, देखो अगर आयंस का एक्सचेंज हो रहा है तो आयोनाइजेशन, बट H2O के साथ अगर किसी आयन का एक्सचेंज हो रहा है तो वो आयोनाइजेशन नहीं होगा, वो सॉल्वेट आइसोमेरिज्म होगा। सॉल्वेट मींस H2O, सॉल्वेट मींस H2O, बात खत्म। थोड़ा सा सॉफ्टवेयर का इश्यू हो गया था तो मैंने कैमरा बंद कर रखा है, बाकी देखिए चलते रहते हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। देखिए कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म उसे कहते हैं जिसमें आपके दो कोऑर्डिनेशन स्पेयर होते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्पेयर का मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से, यहां पर सबसे पहले CONH3 का होल 6 एक कोऑर्डिनेशन स्पेयर में, और एक कोऑर्डिनेशन स्पेयर में है CrCN का होल 6। ये देखो दो कोऑर्डिनेशन स्पेयर दिख रहे हैं ना। अब आपको कुछ नहीं करना है, देखो ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर में ये लिगेंड है, और दूसरे वाले कोऑर्डिनेशन स्पेयर में आपका ये लिगेंड है। पक्की बात, कुछ नहीं होगा, लिगेंड का एक्सचेंज होगा फ्रॉम वन कोऑर्डिनेशन स्पेयर टू सेकंड कोऑर्डिनेशन स्पेयर, बस। जिस सवाल में तुम्हें दो कोऑर्डिनेशन स्पेयर दिख गए उसको आप कहोगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। भाई ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का क्या आंसर बनेगा, फिर कुछ नहीं, सिंपल है। देखो CO के साथ आप क्या आ जाएगा, CN6, 6 के 6 निकल जाएंगे इधर, और अगले वाले ब्रैकेट में Cr के साथ क्या हो जाएगा, NH3 का होल 6। आई बात समझ में, और यहां पर ये भी खत्म हो गया। अब यहां पर एक एक्सेप्शन बताता हूं अपने मन से बना के, ठीक है। मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, COEN का होल 6 होल 3, ठीक है, और यहां पर आ गया CrH2O का होल 6। मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, ये भी तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म ही है। अब इसमें कैसे बनेगा, देखो जबकि H2O कितने हैं आपके, 6, H2O कितने हैं, 6, और EN कितने हैं, 3। EN होता है इथाइलिन डाइअमाइन, लिख भी लेना, ठीक है। बट यहां पर जब कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होगा तो ये आएगा इधर और ये आएगा इधर। बट बच्चे को दिक्कत होती है कि उधर तो 3 है उधर 6 है, कैसे करें। बट मैंने आपको बताया है कि जो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होता है, सॉरी जो EN होता है, ये बाइडेंटेड लिगेंड होता है। कैसा लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड क्या होता है, ऐसा लिगेंड जो दो साइड से बॉन्डिंग बनाता है, यानी कि एक EN दो बॉन्ड बना सकता है। तो 3 EN कितने बॉन्ड बनाएंगे, 6 बॉन्ड, और H2O भी कितने हैं, 6, तो एक ही तो बात हुई। आई बात समझ में, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, CO के साथ कितना आ जाएगा, 6H2O, ठीक हो गया। और वहीं पर EN के साथ, सॉरी ब्रैकेट बंद, और CR के साथ कितना आ जाएगा आपका दूसरे ब्रैकेट में, दिस इज, और CR के साथ EN का कितना हो जाएगा, 3। एग्जाम में शायद आया हुआ है CBSE में, ये बात याद रखेगा कि जो EN होता है वो बाइडेंटेड लिगेंड होता है। कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ EN के बारे में। EN देखो इसका फॉर्मूला होता है, इथाइलिन डाइअमाइन कहते हैं इसको, ठीक है। इथाइलिन कैसे कहेंगे, CH2, यहाँ पर भी NH2, और यहाँ पर भी NH2। देखो अब ध्यान से देखो, NH2 के बाद लोन पेयर होता है ना नाइट्रोजन के पास, देखो एक लोन पेयर यहाँ पर दिख रहा है अपने को, और एक लोन पेयर यहाँ पर दिख रहा है अपने को। तो देखो ना दो जगहों से बॉन्डिंग बना रहे, सो दिस इज, इसको कहता है इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन, बहुत फेमस है। अब जब हम लिगेंड्स की बात ही कर रहे हैं तो एक लिगेंड को यहाँ पर और ऐड कर देते हैं, जो कि CBSE वालों का फेवरेट है। ये कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड है, 2 लिख दिया मैंने। ऐसे ही एक लिगेंड आता है हेक्साडेंटेड लिगेंड, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसका नाम होता है EDTA, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसका क्या फॉर्मूला होता है भाई, इसका लिख लीजिए, इथाइलिन
डाइअमाइन टेट्रा एसीटेटो। क्या लिखना? इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेटो। आप लिख लीजिए, मैं यहाँ पर नहीं लिखा रहा हूँ, मैं सीधा ड्रॉ बना रहा हूँ। देखो बच्चे ड्रॉ में बेहोश हो जाते हैं इसके। CH2 इथाइलिन डाइअमाइन है तो एक एन यहाँ लगा दो, एक एन यहाँ लगा दो, एच अभी मत लगा दो, ठीक है। एसीटेटो बोल रहा है तो एसीटेटो कैसे लगाओगे? एसीटो ग्रुप क्या होता है पता है? CH2COO नेगेटिव। और यहाँ पर भी क्या होगा? CH2COO नेगेटिव। ये ऐसे यहाँ पर भी क्या होगा? CH2, यहाँ को बना लेता हूँ COO नेगेटिव, ऐसे करके लिख देता हूँ। और इसको भी लिख देता हूँ CH2COO नेगेटिव। अब देखो कितने साइड से जा सकता है, देखो एक इस साइड से बनाएगा, एक इस साइड से बनाएगा बॉन्ड, एक इस ऑक्सीजन से बनाएगा, एक इस ऑक्सीजन से बनाएगा, और एक इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, एक यहाँ से बनाएगा और एक कहाँ से बनाएगा? यहाँ से। सो टोटल पॉइंट ऑफ लिंकिंग देखो तो कितने हैं? 4 किनारे से और 2 बीच में से, तो टोटल 6 साइड से बॉन्ड बना सकता है। दिस इज कॉल्ड हेक्साडेंटेड लिगेंड। आई बात समझ में? ये बात याद रखिएगा। ऐसे बाइडेंटेड लिगेंड का एक और एग्जांपल याद रखिएगा, बाइडेंटेड का, ठीक है। C2O4 2 नेगेटिव। इसका ड्रॉ बनाने को नहीं आता, बस इसका नाम याद रखना, ऑक्सीलेटो। ये भी EN की तरह काम करता है कि एक बंदा कितने बॉन्ड बना सकता है? 2 बॉन्ड बना सकता है। ऑक्सीलेटो नाम होता है इसका, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद नेक्स्ट उस पे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। यहां पर हम बात करेंगे, कितने क्वेश्चन कर लिए हमने यहाँ पर? देखो हमने आइसोमेरिज्म पढ़ लिया, तीसरा कॉन्सेप्ट, और उसी के साथ चौथा कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ लिया? लिगेंड्स को भी पढ़ लिया, जो भी हमने पढ़ने थे, ठीक है। अब पांचवा कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, ठीक है। लिगेंड्स में कुछ चीजें और डाल लीजिए, क्योंकि जब मैं VPT बताऊंगा ना अगले उसमें, तो उस पे मैं लिगेंड्स के बारे में बहुत ज्यादा फिर डिटेल नहीं करूंगा। देखो सबसे पहले न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड, और दूसरा आपका नेगेटिव लिगेंड या एनायनिक लिगेंड कह सकते हो, नेगेटिव लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड में एक NH2 लिखना, सॉरी H2O, NH2, NH3 और EN, और एक CO। CO कोबाल्ट नहीं होता, कार्बोनाइल होता है इसका नाम, याद रखना। क्या नाम होता है इसका? कार्बोनाइल, कार्बोनाइल। और H2O को क्या बोलते हैं? एक्वा। NH3 को, NH2 को अमीनो या अमाइन, अमाइन कहना, और इसको कहते हैं इथाइलिन डाइअमाइन, ये आपको पता ही है। अब बात आती है नेगेटिव लिगेंड, सबसे ज्यादा आते हैं। पॉजिटिव लिगेंड शायद ही आपके एग्जाम में कभी आया होगा और ना ही कभी आएगा। देखो नेगेटिव लिगेंड कौन होता है? Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, F नेगेटिव, I नेगेटिव, ठीक है। इनका नाम लिख लीजिए, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, फ्लोरो और आयोडो, ठीक है। उसके बाद होता है OS नेगेटिव, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसका नाम होता है हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो, ठीक है। और NO2 नेगेटिव, इसका नाम होता है नाइट्रो, ठीक हो गया, ये कहानी हुई। और क्या आएगा? Cn नेगेटिव, इसको कोई साइनो कहता है, कोई साइनाइडो कहता है, साइनाइडो। सो ये कुछ फेमस फेमस नेगेटिव लिगेंड हुए। अब आप इस टेबल को थोड़ा सा और लंबा बना लेंगे, और जब जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, अगर कोई न्यूट्रल और नेगेटिव लिगेंड हमें नया दिखता है तो हम उसको इस टेबल में क्या कर देंगे? ऐड ऑन कर देंगे। आई बात समझ में? तो यहाँ पर हमने ये चीज भी देखा कि लिगेंड के क्या क्या टाइप होते हैं। अब इसमें एक और स्पेशल टाइप आता है लिगेंड का, जो कि होता है एम्बिडेंटेड लिगेंड, ठीक है। और ऊपर सॉरी मैं एक वो पढ़ाना भूल गया शायद, ठीक है, फ्लो में, क्योंकि मैंने कोऑर्डिनेशन में इतना सब कुछ बता दिया, अभी लिंकेज बताता हूँ। बट अच्छी बात हुई मैं पढ़ाना भूल गया, क्योंकि अब मैं सबसे पहले क्या पढ़ाऊंगा? एम्बिडेंटेड लिगेंड। उसके बिना आप लिंकेज नहीं कर सकते। एम्बिडेंटेड लिगेंड, इसका डेफिनेशन बार बार एग्जाम में आया हुआ है, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, और नाम याद, मतलब इसकी प्रॉपर्टी याद कर लीजिएगा। ऐसा लिगेंड जो 2 साइड से बॉन्ड बना सकता है। कितने साइड से बॉन्ड बना सकता है? 2 साइड से, पर बनाता सिर्फ एक ही साइड से है, ठीक है। लिखना, अ लिगेंड विच कैन फॉर्म बॉन्ड फ्रॉम 2 पॉइंट बट मेक्स ओनली 1 बॉन्ड एट 1 पॉइंट ऑफ टाइम, या एट 1 टाइम। 2 जगहों से बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। अब ये कैसे? आप बोलोगे फ्लोरीन भाई ये यहां से भी बॉन्ड बना सकता है, फ्लोरीन यहां से भी बॉन्ड बना सकता है। अरे ऐसे नहीं, ऐसे तो आप कहीं से भी लिख दोगे, आप नीचे से लिख दोगे, आप ऊपर से लिख दोगे। हम इस चीज की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं जो 2 साइड से बॉन्ड बनाता है, जैसे दोनों लोग बॉन्ड बनाते हैं। एग्जाम्पल, जैसे Cn, कौन बॉन्ड बना रहा है अभी? C, इसका भाई होता है NC, ये
इसका नाम होता है साइनाइडो और इसका नाम लिखना आइसोसाइनाइडो, पहला। दूसरा क्या होगा, HCN, इसका भाई होता है NCS, ठीक है। इसके नाम अभी आपने ढूंढने हैं, ये थायोसाइनाइडो करके होता है, ठीक है। अगला तीसरा एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, और तो ऐसा कुछ एग्जाम्पल है नहीं, हाँ एक बहुत फेमस, NO2 और ONO, दीज टू आर, ठीक है। एक को कहते हैं नाइट्रो एन, देखो जब एन बॉन्ड बना रहा होता है, यहाँ ऊपर वाले में पहले एस बॉन्ड बना रहा है फिर एन लगा रहा है, अब अभी एन नहीं बना रहा बॉन्ड, अभी कौन बना रहा है, ओ, इसका नाम होता है नाइट्रो ओ, नाइट्रो ओ, या नाइट्रो भी कहते हैं कभी, और इसको कहते हैं, सॉरी नाइट्रो ओ लिख दिया मैंने, नाइट्रो एन, जो बॉन्ड बनाता है उसका नाम लिखते हैं नाइट्रो एन, और इसका नाम नाइट्रो ओ, और कई बार इसको नाइट्राइटो भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक हो गया। तो एम्बिडेंट लिगेंड क्या होता है, जो दो साइड से बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। आप दोनों हाथ से खाना खा सकते हैं, बट आप खाना एक टाइम पे सिर्फ एक हाथ से खाते हैं, आई बात समझ में। आप दोनों हाथ से लिख सकते हैं, बट जर्नली एक टाइम पे आप एक ही हाथ से लिखते हैं, आई बात समझ में। ये एग्जाम्पल याद करके ले जाइएगा, कभी नहीं भूलेंगे। अब बात आई अपना ऊपर जो लास्ट आपका आइसोमेरिज्म बचा था, जो कि लिंकेज है। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म होता है ड्यू टू एम्बिडेंट लिगेंड, यानी कि जहां पर आपको एम्बिडेंट लिगेंड दिख गया, एम्बिडेंट लिगेंड, तो आंख बंद करेंगे और सीधे कौन सा ये क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म लगा देंगे, लिंकेज आइसोमेरिज्म लगा देंगे, पक्की बात। चलिए कैसे, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहां पर एक एग्जांपल लिखूं, दिस इज CONH3, देखो अभी तक आप बच्चे कंफ्यूज सब। उसके बाद जैसे ही मैंने NO2 लिखा, आपके चेहरे खिल उठे, क्यों, क्योंकि NO2 को तो मैंने एम्बिडेंट लिगेंड की लिस्ट में लिखाया था। तो अब क्या होगा, ठीक है, इस वाले में क्या होगा, देखो कोई बच्चा ऐसा भी कह सकता है कि ये NO2 बाहर आएगा और Cl2 अंदर आएगा, बट नहीं, ये एम्बिडेंट लिगेंड के केस में नहीं होगा। एम्बिडेंट लिगेंड के केस में लिंकेज आइसोमेरिज्म को पहले प्रेफरेंस देंगे एज कंपेयर टू द आयोनाइजेशन, क्योंकि आयोनाइजेशन तो किसी में भी हो सकता है ना, बट अगर एम्बिडेंट लिगेंड हो है वहां पर, तो फिर आयोनाइजेशन हम प्रेफर नहीं करेंगे, हम लिंकेज प्रेफर करेंगे, और इसका लिंकेज आइसोमेरिज्म बनेगा CONH3 का होल 5, और NO2 का लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या था, ONO, और यहां पर क्या लगा दो, Cl2, देखो आई बात समझ में, बस बात खत्म। और यही आपके एग्जाम्पल थे जो कि आपके NCERT के बुक में दिए हुए थे। बाद में मैं आपको एक टेस्ट के क्वेश्चंस दे दूंगा, ठीक है, जिसमें कि आप और भी ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बाकी हाँ, आप सभी के पास प्रीवियस ईयर पेपर हैं, सैम्पल पेपर हैं, अब आपसे ऐसे क्वेश्चन नहीं छूटेंगे जो कि आपके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे बेस्ड होंगे। और साथ ही साथ में लिगेंड्स की जितनी कहानी थी मैंने सब बता दिया और सबके नाम भी बता दिए, ठीक हो गया, बहुत बढ़िया। अब बात आते हैं, कितने कॉन्सेप्ट पढ़ दिए हमने, यहाँ पर चौथे में हमने लिगेंड पढ़ दिया। अब पांचवा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। एक कॉन्सेप्ट में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। पांचवा है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, सीधे कोऑर्डिनेशन उसमें आ गया मैं, सॉरी क्या नाम है उसका, केमिकल काइनेटिक्स में यूनिट ऑफ के क्या होता है भाई, रेट कांस्टेंट। अब हमारे सिलेबस में ना 3 तरीके के रेट कांस्टेंट है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। सबसे पहले जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर, ठीक है। अब हम अगर बात करें, सबसे पहले जीरो ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट ए का, ठीक है, जो आपका यूनिट होता है वो होता है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। देखो मैंने इसकी ट्रिक भी लिखाई थी, बट लास्ट टाइम पे मैं अवॉइड करूंगा आपको ट्रिक बताना, पता लगे कि ट्रिक के चक्कर में आप गलत करके आगे, ठीक है। यहाँ इससे बेटर ऐसे सीखिए, ज्यादा बेटर है। फर्स्ट ऑर्डर में मोल लीटर इनवर्स को हटा देंगे, सिर्फ सेकंड इनवर्स लिखेंगे, और थर्ड वाले में लिखेंगे हम लीटर के आगे लगा देंगे, सॉरी मोल के आगे लगा देंगे -1, बस उल्टा पहले वाले का, लीटर के आगे लगा देंगे 1 और सेकंड इनवर्स एज इट इज रहेगा। आई बात समझ में। और यहाँ पर हमने जीरो फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर कंप्लीट कर लिया। आप बोलेंगे भाई थर्ड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर आपके सिलेबस में नहीं आएगा, ठीक है। कि अगर आपको ऐसे ही जानना है nth ऑर्डर, ठीक है, किसी बच्चे को, चलो एक बार बता ही देते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत करिएगा। इसका ट्रिक होता है मोल, देखिए लीटर सेकंड, सेकंड में तो चुपचाप -1 लिख दीजिएगा, ठीक है। लीटर वाले में लिखिएगा आप n-1, क्या लिखेंगे, n-1, और यहां लिखेंगे
1 माइनस एन, बस बात खत्म। आप एन की वैल्यू 0 रखो तो कितना हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। 1 रखो तो क्या हो जाएगा, मोल भी 0 लीटर भी 0 सेकेंड इनवर्स। 2 रखो तो क्या आ गया, देखो मोल 2 रखोगे तो 1 माइनस टू माइनस 1, और 2 माइनस 1 1, और सेकेंड इनवर्स ऐसे रहेगा। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए बताया है ताकि अगर कभी गलती से थर्ड ऑर्डर आ गया जिसके चांसेस की इम्पॉसिबल है, तब आप लगा सकते हो। बाकी अगर आप इनको याद नहीं करना चाहते हो तो चुपचाप ट्रिक याद करो और n बराबर वैल्यू डाल देना। आई बात समझ में? यहाँ पर हमने इस टाइप का क्वेश्चन भी कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको ये पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट इसी का छठा कॉन्सेप्ट, एक ग्राफ। देखो बहुत ऐसी नई नई चीजें अभी आप सोच ही रहे होंगे कि कितनी बेनिफिशियल आपके लिए वीडियो हो रही है। ढूंढ ढूंढ के कॉन्सेप्ट लेके आया हूं मैं जिनको हर बच्चा स्किप कर देता है। ग्राफ। अब भाई ये ग्राफ कब है, ये ग्राफ है आपका चौथा चैप्टर है जो हमारा सेम केमिकल काइनेटिक्स, उसी का ये ग्राफ है। उसमें क्या होता है भाई, देखो उसमें क्या चक्कर है। सबसे पहले जीरो ऑर्डर का ग्राफ बनाएंगे, जीरो ऑर्डर। ठीक है, एक मिनट में इस अपना कैमरा एक बार ऑन कर लूं तो आई थिंक मैं आप सभी को विजिबल हूँ। ठीक है, सो बात करते हैं आप ग्राफ की। देखिए जो आपका ग्राफ है ना, वो आपका जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे स्किप कर देते हैं और जब पेपर में ग्राफ दिख जाता है ना उन्हें, केमिस्ट्री के पेपर में, वो वहीं पे घबरा जाते हैं कि ये ग्राफ आ कहाँ से गया, जबकि आपके एनसीईआरटी का ग्राफ है। क्लासेस में आपको इसको पढ़ाया भी जाता है, मैंने भी आपको इसको कई बार बताया हुआ है। देखो ये ग्राफ क्या है, इस ग्राफ को भूल के मत जाना जीरो ऑर्डर में। देखो ये टाइम है, जीरो ऑर्डर की पहले मैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिख देता हूं। टी बराबर कितना होता है बताइए, टी बराबर ए माइनस ए नॉट माइनस ए एफ। ठीक है, ए होता है कंसंट्रेशन अपॉन रेट कांस्टेंट के। दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर कौन सा ऑर्डर रिएक्शन, आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अभी न्यूमेरिकल बनाएंगे उस टाइम पे फॉर्मूला यूज करूंगा मैं। ठीक है, मान लो कि यहां पर एक्स एक्सिस में आपका टाइम का ग्राफ जा रहा है और वाई एक्सिस में आपका ग्राफ जा रहा है कंसंट्रेशन का। किसका कंसंट्रेशन, वो भी किसका, ए का कंसंट्रेशन। ये ऐसे करके होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखेगा या ए रिएक्टेंट है तो उसका कंसंट्रेशन लिखेगा। तो इसका जो ग्राफ जाता है ना, ऐसे डाउनवर्ड जाता है ये यानी कि जो इसका स्लोप होता है वो नेगेटिव होता है। स्लोप इज इक्वल टू माइनस के, दिस इज, यानी कि स्लोप नेगेटिव जाता है। और इस पॉइंट को कहते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी कि ए नॉट कहते हैं। बस इससे ज्यादा नहीं आएगा इस ग्राफ में। आएगा कि ये ग्राफ कौन से उसका है ये बताओ करके, उस टाइम पे आपको ये चीज याद रखनी है। जीरो ऑर्डर आया समझ में। अब बात कर लेते हैं भाई फर्स्ट ऑर्डर। देखो फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर में आपको दो तरीके से सेम ग्राफ आ सकता है। पहले फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में यहां पर लिख देता हूं। क्या होता है बताइए, टी इक्वल टू 2.303 अपॉन के। कैसे आया क्यों आया, अब इसको पढ़ने का कोई लॉजिक नहीं है, आपको क्लास में बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है। ठीक है, लॉग ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन ए एफ, क्योंकि कैसे आया क्यों आया वो पूछा भी नहीं जाता है। सिंपल सी बात है, मैथ्स से आया है। वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आपने अगर क्लास 11th के जो मैं मैथ्स के स्टूडेंट हैं, आपने एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन सुनी होगी। जैसे ही हम इस फॉर्म में इसको डालते हैं तो आपका ये ग्राफ आता है। और बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए वैसे भी ये कोई काम का है नहीं इसमें। तो ये देखिए, दिस इज द इक्वेशन। अब इसके ग्राफ दो तरीके से कैसे आ सकते हैं, देखिए मैं दोनों यहाँ पर वन बाय वन बनाता हूँ। सबसे पहले जो आपका ग्राफ आएगा वो ऐसे आएगा। ठीक है, इधर पे टाइम जाएगा और इधर पे जाएगा एल एन आर। देखो मैंने लॉग में निकाल रखा है, बट अगर आप इसको एल एन में निकालना चाहोगे तो 2.303 हटा देना अगर एग्जाम में कभी आ गया बाई चांस एल एन में, क्योंकि सारे कैलकुलेशन लॉग में ही होते हैं, एल एन में नहीं होते। तो कितना हो जाएगा, 1/k। 2.303 हट गया, लॉग के बदले आ गया एल एन। एक ही बात हुई है दोनों, बस वैल्यू अलग अलग होती है, इनकी तरीका एक ही होता है दोनों को सेम सॉल्व करने का। ए नॉट अपॉन ए एफ, ये दूसरा फॉर्म भी बना दिया। अब आप लोग कंफ्यूज नहीं होने चाहिए कि भाई ये एल एन कहाँ से आया करके, बट न्यूमेरिकल बनाते टाइम लॉग ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये सिर्फ एनसीईआरटी में ग्राफ बना रखा है इस फॉर्म में। देखो
ये ln r आया। अगर हम इधर पे बात करें तो कितना हो जाएगा, इसका जो ग्राफ जाएगा वो ऐसे जाएगा ये नीचे को, और जो ये वाला पॉइंट होगा इस पॉइंट को कहेंगे हम, देखो ln r a नॉट, हम कंसंट्रेशन ए लेके चल लेना तो यहाँ पे भी ए लिख दीजिएगा। ln ए का ग्राफ ऊपर को जा रहा है, ए बोले तो रिएक्टेंट, और इसको क्या बोल दिया हमने, ln ए नॉट, और इसका भी जो स्लोप होता है वो नेगेटिव होता है। कितना होता है, नेगेटिव होता है, माइनस के। वहीं अगर ग्राफ कभी ऐसे पूछ दिया कि भाई अब बताओ कि कैसे जाएगा, देखो सिर्फ ये पूछा गया है कि ये ग्राफ कौन से उसका है, ठीक है। याद रखिएगा ln आ जाता है फर्स्ट ऑर्डर में, दोनों के सेम ग्राफ है, जीरो और फर्स्ट, बट फर्स्ट ऑर्डर में वहां पर ln लिखा होगा। और वहीं पर अगर आपका जो ग्राफ है ऊपर ऐसे जा रहा है, एक्स एक्सिस में कौन सा कोऑर्डिनेट जा रहा है, ln, ये जा रहा है आपका बाई चांस आर नॉट अपॉन आर एफ या ए नॉट अपॉन ए एफ, ये पूरा का पूरा ए नॉट अपॉन ए एफ, ये वैल्यू का ग्राफ जा रहा है ऊपर को और टाइम जा रहा है एज यूजुअल आगे को। तो अब जो आपका ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, ठीक हो गया। और इसका जो स्लोप होगा वो हो जाएगा आपका k अपॉन 2.303, दिस इज, आई बात समझ में, बस बात खत्म हो गया। और यहाँ पर ये पूरा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होता है जिसमें कि हमने सारे ग्राफ देख दिए। आई बात समझ में, तो 6 कॉन्सेप्ट कर दिया और 6 कॉन्सेप्ट न जाने कितने क्वेश्चन कर दिए। अब कॉन्सेप्ट नंबर 7, मोस्ट इंपोर्टेंट, दिस कॉन्सेप्ट इज फ्रॉम बायोमोलिक्यूल, मोस्ट अवेटेड चैप्टर, ठीक है, बच्चों का सबसे ज्यादा खौफनाक चैप्टर। और इस चैप्टर से सबसे खौफनाक कॉन्सेप्ट जिसको मैं सबसे इजी लैंग्वेज में पढ़ा दूंगा अभी तुम्हें, सिर्फ इस स्लाइड को ध्यान से देखना जो आपका अभी स्क्रीन पे आ रहा है, और इसके बाद आपको बायोमोलिक्यूल आप चाहो तो छोड़ के चले जाओ, ठीक है। उसके बाद जो आएंगे ना एक दो डेफिनेशन आएंगी जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे, बस बात खत्म। अदरवाइज 90% चांसेस हैं जो अभी लिखा रहा हूँ यही बायोमोलिक्यूल से आएगा, पूरा आपके लिए यहाँ पर पूरा बना के लेके आ गया हूँ मैं, ठीक है। देखो ट्रिक क्या है अपनी, ध्यान से देखना, क्योंकि आपको पता है कि ट्रिक के मामले में हमसे आगे अभी कोई नहीं जा सकता। देखो CHO CHOH, तुम 4 बार मत लिखना, होल फोल लगा देना, एनसीईआरटी में भी ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। और यहां पर हो जाता है आपका CH2OH, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब एग्जाम में आएगा कि इसके रिएक्शन कराओ, इतने डीप डीप कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा ना, आपने सोचा नहीं होगा कि इतना जल्दी इतने कॉन्सेप्ट हम कैसे सीख सकते हैं। पहला कि भाई इसके जब रिएक्शन HI के साथ करवाई जाती है तो क्या होता है। देखो जब भी HI के साथ रिएक्शन करवाई जाएंगे ना तो टोटल कितने हैं, देखो 6 कार्बन है, 4 बीच में एक ऊपर एक नीचे, तो 6 कार्बन की एक चेन बन जाएगी, CH3 CH2 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 एंड CH3, इसको कहते हैं एनहेक्सेन, एनहेक्सेन। आई बात समझ में। और लास्ट में मैं तुमको और खतरनाक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, अभी फिलहाल रिएक्शन देखो वरना कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट आता है कि अगर मैं इसमें Br2 डाल दूं, क्या डाल दूं, Br2, किसके प्रेजेंस में डाल दूं, H2O के प्रेजेंस में डाल दूं तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, CHO के बदले COOH बन जाएगा, ठीक है। देखो CHO के बदले अपना क्या बन जाएगा, COOH, नीचे ये सेम रहेंगे, CHOH का होल 4, OH यहाँ O4 नहीं हो, और नीचे CH2OH, कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में। तीसरी बात बच्चे कहेंगे कि अगर हम इसमें डाल दें, अब डाल देते हैं NH2OH, NH2OH, तो कुछ नहीं होगा, देखो क्या करना है हमने, ये CH के बदले ना, सेम ये CH के बदले बस इतना याद करना है, CHO है ना, यहाँ पर डबल बॉन्ड में NH कर दो, बस बात खत्म, ये और नीचे सेम रहेगा। अब इतना तो याद कर ही सकते हो यार, सीधा आया है सीधा। पिछली बार 2024 के उसमें ना 3 क्वेश्चन फंसे हैं ऐसे, कि 3 क्वेश्चन मतलब 3 मार्क्स के,
डायरेक्ट आया है कि ग्लूकोज का इसके साथ रिएक्शन करने पे क्या होगा, इसके साथ क्या होगा और इसके साथ क्या होगा। ये सेट आई थिंक 1 या 2 में आया था, और सेट 3 में जो चीज़ आया था वो अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। देखो यहाँ पर CHOH लिखो और यहाँ पर CH2OH लिखो। इसका नाम होता है ऑक्साइम, याद रखिएगा। क्या नाम होता है इसका? ऑक्साइम। ये कहानी हो गई। अब इसके बाद अगर हम बात करें, इसी में एक कॉन्सेप्ट और आता है कि अगर हम HCN के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या होगा। तो भाई HCN के साथ क्या होगा, देखो यहाँ पर कुछ नहीं होगा। CH एक साइड से जोड़ दो आप CN, इसी CH में, हाँ एक साइड से जोड़ दो CN, उसी में यहाँ से जोड़ दो OH और नीचे सेम लिख दो। क्या दिक्कत है बताओ, तो यहाँ होल फोर लिखना भूल गया था मैं। CHOH का होल 4 और यहाँ पर CH2OH। देखो क्या बड़ी बात है, ठीक है। कितने रिएक्शन कर दिए? 4। पांचवी रिएक्शन की अगर हम बात करें तो पांचवी रिएक्शन आती है अपनी HNO3 के साथ, यानी कि इसको ऑक्सीडेशन भी कहते हैं इस रिएक्शन को। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका नाम भी याद रख लीजिएगा, ग्लूकोनिक एसिड, ऊपर वाले का, ठीक है। क्या नाम होगा इसका? ग्लूकोनिक एसिड। जो इंपॉर्टेंट है उनके नाम भी बता दिए मैंने। ग्लूकोनिक एसिड। कई बार एग्जाम में पूछ दिया ना कि कैसे कन्वर्ट करोगे ग्लूकोज को ग्लूकोनिक एसिड में, तो क्या बोलोगे? हम डालेंगे Br2H2। अब जैसे ही इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, और ऑक्सीडेशन करने के लिए हमको डालना पड़ता है नाइट्रिक एसिड HNO3। तो क्या बनता है बताए, देखो फालतू सी चीज बनती है। ऊपर COOH जैसा ग्लूकोनिक एसिड में था, नीचे CHOH का होल 4, और यहां भी बन जाता है COOH, एंड दिस इज कॉल्ड सैक्रिक एसिड, ठीक है। ACCRIC, स्पेलिंग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। सैक्रिक एसिड। और अगर बाई चांस ग्लूकोनिक एसिड को सैक्रिक एसिड में चेंज करना है तो एक बार और ऑक्सीडेशन कर दिया जाता है ये। तो सैक्रिक एसिड बनाने के दो तरीके, या तो ग्लूकोज में सीधा HNO3 डाल दो, या ग्लूकोज में पहले Br2H2 डाल के ग्लूकोनिक एसिड बनाओ और ग्लूकोनिक एसिड का दोबारा ऑक्सीडेशन कर दो, और आपका क्या बन जाएगा? सैक्रिक एसिड बन जाएगा। और यहां पर ग्लूकोज के सारे रिएक्शन खत्म हो गए, इसके बाद तुमने ग्लूकोज नहीं पढ़ना है। आई बात समझ में? गारंटी मतलब गारंटी, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब एग्जाम के जो सेट 3 में क्वेश्चन आया था ना, वो एकदम हाथ पैर फुलाने वाला क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन था कि बाई चांस, देखो जैसे हाउ विल यू प्रिडिक्ट द 6 कार्बन चेन इन ग्लूकोज, ठीक है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना था, बच्चे थ्योरी व्योरी लिख के आ रहे थे, क्या लिखे हैं ऐसा वैसा फालतू बातें लिख रहे थे, बिकॉज ग्लूकोज कंटेन 6 कार्बन। अरे उसने पूछा कैसे प्रिडिक्ट करोगे, और केमिस्ट्री में प्रिडिक्ट करने का मतलब होता है रिएक्शन करना, यानी कि कौन सी रिएक्शन करोगे, तो कौन सी करोगे? HI डालोगे। यानी कि ये क्या प्रिडिक्ट करता है? प्रिडिक्ट 6 कार्बन इन ग्लूकोज। मैं शॉर्ट में G लिख दे रहा हूं। आई बात समझ में? ये बात आई। अब बात आई Br2KOH में क्या आएगा, कि एग्जाम में आएगा कि कैसे प्रिडिक्ट करोगे कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये वाली रिएक्शन बना देना, यानी कि कन्फर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, CHO ग्रुप इन ग्लूकोज। अगर कभी भी आया, पिछली बार ये नहीं आया था, इसके आने के चांसेस है अभी, ठीक है। तो क्या कर देना है, ये रिएक्शन कर देनी है। HNO3 वाली क्या बताती है कि कैसे प्रिडिक्ट करोगे कि 1 डिग्री अल्कोहल है, NCERT की भाषा है हाँ सब कुछ। तो 1 डिग्री अल्कोहल को प्रिडिक्ट करने के लिए आपको क्या डालना पड़ता है? HNO3 डालना पड़ता है। अब NH2OH कैसे डालोगे, इसमें एक रिएक्शन और थी, उसको लास्ट में बताऊंगा अभी, एसिडिक एनहाइड्राइड वाली, वो आई थी अभी मेरे को याद आई, ठीक है। ऑक्साइम वाले में क्या होगा, ये क्या प्रिडिक्ट करता है? ये प्रिडिक्ट करेगा आपका ये दोनों रिएक्शन, तभी मैंने एक साथ बना रखी है इनको, ठीक है। दीज बोथ रिएक्शन प्रिडिक्ट, बोथ रिएक्शन, हाँ प्रिडिक्ट। अगर आएगा तो या तो कोई एक लिख देना या तो दोनों लिख देना, यानी कि प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल, कार्बोनिल में एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है ग्रुप इन ग्लूकोज। देखो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, कार्बोनिल ग्रुप आया तो ये दो रिएक्शन लिखना, और अगर एल्डिहाइड आया तो वो वाली रिएक्शन लिखना। देखो कई सारे सैंपल पेपर में इसको एल्डिहाइड वाले में इसको भी लिख दिया, बिल्कुल भूल के मत कर देना ऐसा, एनसीईआरटी की भाषा है, जैसा एनसीईआरटी में लिखा है वैसा टिप के आना है हमने। आई बात समझ में? और लास्ट रिएक्शन है इसका एसिडिक एनहाइड्राइड, इसमें बच्चे बेहोश हो जाते हैं। एसिडिक एनहाइड्राइड,
एसिडिक एनहाइड्राइड। ठीक है, एसिडिक एनहाइड्राइड में एक बहुत अमेजिंग सी हमारी चीज बनती है जो कि ये है, देखो एसिडिक एनहाइड्राइड में क्या बनेगा, CHO ऐसी रहेगा, देखो नीचे हो जाएगा CH, एनहाइड्राइड कैसे जुड़ता है, देखो OCO CH3, दिस इज कॉल्ड, ये कितने थे यहाँ पर, 4 थे तो 4 लिख दो, और नीचे भी CH2 फिर OCO CH3, ये ग्रुप याद रखना, हाँ एनहाइड्राइड ग्रुप ये होता है OCO CH3, यहाँ पर भी OCO CH3, एंड दिस इज कन्फर्म। ठीक हो गया। और ये क्या प्रिडिक्ट करता है, ये प्रिडिक्ट करता है, एग्जाम में आया हुआ था पिछले बार, 5OH ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ 5 अल्कोहलिक ग्रुप इन ग्लूकोज, बस। और यहाँ पर ये भी हमारा क्लियर हो गया, और इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। टोटल हमने कितने रिएक्शन पढ़ दिए, 6 रिएक्शन पढ़ दिए। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा सक्सिनिक एसिड, चौथा ऑक्साइम, पांचवा भी ऑक्साइम, और छठा हमने क्या पढ़ दिया, एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ। और यहाँ पर हमारा कंप्लीट जो ग्लूकोज होता है वो खत्म होता है। ठीक हो गया। और यहाँ पर आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट हमारा समझ में आ गया होगा। देखो कितने जल्दी से हम सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद भाई और क्या नई चीज आ सकती है इसमें। अब आपको अगर मैं कोई नई चीज सिखाऊं तो एक रिएक्शन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए। देखिए मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं पीपीटी नहीं बना पाया यहाँ पर, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, बिकॉज सब लोग बच्चों के पेपर एक साथ ही में चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, पीपीटी बनाओ फिर उसको अरेंज करो, फिर पीपीटी बनानी है तो प्रॉपर बनानी है। तो मैंने सोचा यार 12th में पढ़ने वाला बच्चा वैसे ही बहुत ज़्यादा सिंसियर होता है, समझदार होता है, तो क्यों ना मैं यहाँ पर आपको ओरली ये क्वेश्चन बोल दूँ और आप इसको लिख लें और इसका आंसर मैं यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा। क्या क्वेश्चन है, लिखिए, द रेट ऑफ अ रिएक्शन बिकम क्वाड्रिपल, ठीक है, क्वाड्रिपल याद रखिएगा, व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 300 डिग्री सेल्सियस यानी कि 300 केल्विन टू 320 केल्विन। ठीक है, द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम क्वाड्रिपल, वीडियो पॉज करके लिखते रहिएगा, व्हेन टेम्परेचर बिकम्स 300 केल्विन टू 320 केल्विन, कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। देखो कितने कॉन्सेप्ट हो गए थे हमारे, ग्लूकोज वाला कितना था, 7वां, 8वां, चलो क्वेश्चन सभी ने उतार दिया होगा। 8वें कॉन्सेप्ट में सबसे पहले तो बात रखना, भाई ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन यहीं पर सिखा देता हूँ। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, ध्यान से देखो, मैंने आपको एग्जांपल बताया था, हमारी पूरे एटमॉस्फेयर में कौन है, एयर है, यानी कि O2 है और H2 भी है। तो H2 है और O2 है, तो ये रिएक्शन करके H2O क्यों नहीं बना देते हैं। सोचो ना, पूरा H2O बन जाना चाहिए था और हमको डूब जाना चाहिए था अभी, आखिर ऐसा क्यों नहीं होता है। हमारे पूरे एनवायरनमेंट में कार्बन है बहुत सारे फॉर्म में, कोल के फॉर्म में, वुड के फॉर्म में, और ऑक्सीजन भी है, तो इन दोनों को रिएक्शन कर देना चाहिए था और CO2 बना देना चाहिए और हमको मर जाना चाहिए था। ऐसा भी नहीं होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है, दिस इज ड्यू टू एक्टिवेशन एनर्जी। आई बात समझ में। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, अगर मैं इसकी बात करूं, देखो यहाँ पर मैं ग्राफ में पूरा कॉन्सेप्ट यहीं पर सिखा दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको कहीं भटकना ना पड़े, और एक्टिवेशन एनर्जी आएगा तो ये ग्राफ जरूर बना के आएंगे। देखो ये देखो, ये है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। सोचो, मान लो आपका जो अभी लेवल है ना केमिस्ट्री में वो 40 नंबर वाला है, कि भाई 40 नंबर लेके आने हमने। आई बात समझ में, मतलब अभी अगर हम बैठे पेपर में तो 40 नंबर तो हम ले आएंगे 70 में से। ठीक है, मान लो 100 में से 40 नंबर ले आएंगे, 70 से तो फिर बहुत अच्छी बात हो गई। ठीक है, 100 में से मान लो हम 40 नंबर लेके आ गए, पर घर में, ठीक है, हम तभी बचेंगे जब हमारे 70 नंबर से ऊपर होंगे 100 में से। ठीक है, यानी कि 70% से ऊपर होंगे। तो देखो लाने कितने थे, 40, और बचोगे कितने, 70 में, यानी कि 70 से एक नंबर भी कम हो गया तो मार खा लोगे, और 70 से एक नंबर भी ज्यादा हो गया तो बच जाओगे। इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड नंबर, और यहाँ पर कहोगे थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी कि इतनी एनर्जी तो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के पास होनी ही चाहिए ताकि वो रिएक्ट कर पाए। तो सबसे पहले लिखो थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, डेफिनेशन लिखो, और देखो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच मस्ट बी एक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट, ठीक है, टू रिएक्ट, यानी कि इतनी एनर्जी तो होनी चाहिए। या और एक पॉइंट लिख देना, बिलो दिस एनर्जी द रिएक्टेंट कांट बी चेंज इनटू प्रोडक्ट, और रिएक्शन डजंट टेक्स प्लेस। ठीक हो गया, जो मैं बोल रहा हूं इसको एज इट इज लिख लीजिएगा पक्का, हाँ ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन आएगा नहीं बनेगा फिर मुझसे मत बोलिएगा कि क्वेश्चन आया हुआ था। चलो थ्रेशोल्ड एनर्जी पढ़ दिया कि उसके नीचे तो रिएक्शन होगी ही नहीं। अब देखो रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी है, ठीक है, और अब देखो ध्यान से इसका अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं ऐसे,
आपने शायद एनसीईआरटी में देखा भी होगा ये ग्राफ। दिस इज, अब ये प्रोडक्ट बन गया और दिस इज द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। याद रखिएगा, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है रिएक्टेंट की एनर्जी से। क्यों? क्योंकि एनर्जी जितनी ज़्यादा कम होगी, चीज़ उतनी ज़्यादा स्टेबल होगी। सोचो, प्रोडक्ट तभी तो बनता है। देखो, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। याद रखिएगा, क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है कि जितनी कम एनर्जी उतना अच्छा स्टेबल। और कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्यों बनता है बताओ? स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। और अगर स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो उसकी एनर्जी घट रही होगी। आई बात समझ में? तो दिस इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। यहां पर एक कहानी खत्म हो गई। आई बात समझ में? अब ध्यान से देखिएगा, उसको इतनी एनर्जी तो उसके पास है और चाहिए उसको भाई इतनी एनर्जी। ठीक है, यानी कि आपके 40 नंबर तो आ रहे हैं 100 में से और आपको चाहिए कितने? 70। पक्का? तो 40 से 70 ले जाने का जो काम करेगा, यानी कि जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि ये वीडियो देखने के ना, ये वीडियो आपका एक्टिवेशन एनर्जी का काम कर रहा है, क्योंकि 40 नंबर तो आपके ऑलरेडी आ रहे थे कॉपी से पढ़ के और आपको चाहिए 70 नंबर मान लो। तो जो 30 नंबर का मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा ना, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। आई बात समझ में? तो एक्टिवेशन एनर्जी होती है द एनर्जी विच मस्ट बी सप्लाइड ओवर द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, टू रीच थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लेवल। यानी कि किसी भी रिएक्टेंट को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लेवल तक पहुंचाने में जो एनर्जी दी जाती है एक्सटर्नल तौर पे, आई बात समझ में, उसी को बोलते हैं आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये आई बात समझ? जैसे कोई बच्चा है, वो 70% तो ला ही सकता है और मान लो उसको 80% के ऊपर लाने हैं, तो 10% के लिए उसको मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो मान लो उसने कोई कोचिंग ज्वाइन की, तो जो कोचिंग वाले होंगे ना, उसे एक्सटर्नल चीजें दे रहे हैं, क्योंकि 70% तो ऑलरेडी ला सकता था, तो उसके ऊपर 70 से ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं? एक तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी दे रहे हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी, द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये शब्द पक्का लिखना, द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज प्रोवाइडेड टू द रिएक्टेंट टू रीच थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लेवल। ठीक है, चलिए यहां पर तक हमने पूरा एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट खत्म किया। अब यहां पर क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, अ रिएक्शन बिकम्स क्वाड्रिपल बोल रहा है, K1 K2, पहले तो ये लिखोगे। क्वाड्रिपल मतलब 4 गुना। अगर पहले आपका x था रेट कांस्टेंट, तो आपका आप कितना हो गया? 4x। अगर रेट ऑफ ए रिएक्शन डबल बोलेगा तो 2x लिख देना। टेम्परेचर कितना था यहाँ पर? 300। देखो, इसमें कैलकुलेशन लंबी चौड़ी होती है। देखो, जब K1 है तो उस टाइम पे टेम्परेचर T1 है, और जब K2 है तो टेम्परेचर कितना हो गया? T2 320। हमेशा ही केल्विन में होगा, डिग्री सेल्सियस में मत लिखिएगा इसको। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है। लॉग K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। आई बात समझ? ये है। अब मैंने सोचा यार, बच्चे कहाँ इतना बड़ा कैलकुलेशन करते रहेंगे, क्योंकि आर की वैल्यू कितनी होती है? 8.314। तो मैंने आप लोगों के लिए एक काम कर दिया, इसको मैंने खुद से ही कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके 19.15 इसका आंसर हो गया। घर से याद करके ले जाओगे। तो अब क्या बन जाएगा बताओ? अब सीधे रख दो इधर पे, कितना हो जाएगा? लॉग K2 के बल्ले कितना रख दो? 4x, K1 के बल्ले x इज इक्वल टू EA अपॉन 19.15, और इधर पे हो जाएगा 1/300। कैलकुलेशन नहीं करूंगा मैं, क्योंकि 12th के बच्चे हो यार आप लोग। ठीक है, इतना तो आप लोग कर ही सकते हो, 320। अब इससे ये कैंसिल हो गया x से x, और log 4 की वैल्यू होती है 0.6, याद रखिएगा। ठीक है, ये सब चीजें छोटी छोटी। अब ये थोड़ा बहुत ये बता देता हूँ आपको, ये इधर पे चले जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो क्या बन जाएगा फिर? ये 0.6 इंटू 19.15 इक्वल टू EA, और नीचे एलसीएम देखो, बड़ा लंबा चौड़ा ही आएगा इसमें, तो 300 कितना हो जाएगा? ये 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और यहाँ पर 1 2 3 हो गया, और इधर पे 320 माइनस 300। ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा पूरा, और ये 20 नीचे आ जाएगा, यानी कि 0.6 कर ही दिया मैंने, बस फाइनल कैलकुलेशन आप करेंगे। 15 इंटू ऊपर क्या चले गया? 96 1 2 3 0, और अपॉन में देखो, अपॉन में हमारा कितना आ गया? 320 में से 300 घटाओगे तो 20। एक जीरो से एक जीरो काट देना, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ EA।
आप सॉल्व कर सकते हो सकता है कि आपका इसमें अप्रोक्सीमेट में आंसर आए। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, ये आंसर आएगा जूल में, और जूल में गलती हो सकती है बहुत लोगों से क्योंकि बड़ी वैल्यू आएगी। तो आप जो भी आंसर आएगा ना उसको आप 1000 से डिवाइड कर देना, सबका आंसर सही आने लगेगा। देखो जैसे ही आप 1000 से डिवाइड करोगे ना तो किलो जूल में आंसर आएगा और हमेशा सही आएगा। क्यों? जैसे किसी का आ रहा है 32598 और असल में जो रियल आंसर आ रहा है वो आ रहा है 32997। अब एग्जामिनर ये वाला तो सीधा काट देगा, कहाँ है 32,500 है, वो 32,900 है। बट वहीं अगर आप इसको 1000 से डिवाइड करते हैं तो 32.5 बन गया है और ये 32.9 बन गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, दोनों 32.5 और 32.9। तो ये फायदा होता है किलो जूल में चेंज करने का। आई बात समझ में? ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताया और ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। अब वहां पर एक क्वेश्चन आ सकता है, आप एक क्वेश्चन लिख दो, अ रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल, ठीक है, व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 298 केल्विन, ठीक है, टू 310 केल्विन, फाइंड रेट कांस्टेंट, सॉरी फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी। ऐसा कोई क्वेश्चन बना सकते हैं। या कई बार K1 और K2 दिया होगा, T1 और T2 दिया होगा, यहाँ रखना, कैलकुलेशन करना, आंसर आ जाएगा, बात खत्म। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद 9th क्वेश्चन इसी पे देखिए। 9th क्वेश्चन यहाँ पर मैंने केमिकल काइनेटिक्स का भी पूरा करवा दिया, ठीक है। एक पार्ट अभी हमने सबसे पहले किसको लिया था रिमांड में? सबसे पहले हमने लिया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद हमने किसको रिमांड में लिया? उसके बाद लिया हमने आपका केमिकल काइनेटिक्स। उसके बाद हमने किसको रिमांड में लिया? बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। और बायोमोलिक्यूल्स के बाद केमिकल काइनेटिक्स का एक और क्वेश्चन करा दिया, जबकि मैंने इसको पहले ही कराना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं। अब जो चौथा चैप्टर हम रिमांड में ले रहे हैं, चौथा चैप्टर हम कौन सा ले लें इस पे? अभी तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। हम्म, चौथा चैप्टर मैं यहाँ पर करवा देता हूँ आपको, ई सेल की वैल्यू। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ई सेल निकालना, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का गारंटीड क्वेश्चन है। इसमें ई सेल निकालना सिखाऊंगा, अगले वाले में डेल्टा जी निकालना सिखाऊंगा और लॉग के सी निकालना सिखाऊंगा, खत्म हो जाएगा। मैं एक वीडियो में एक ही जैसा कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ, तीन चार कॉन्सेप्ट को एक ही उसमें मर्ज नहीं कर रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ई सेल कैसे निकालते हैं ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन आएगा, मैं वन ऑफ द टफेस्ट ले रहा हूँ अपने लिए। जेड चेंज हो रहा है Zn2 पॉजिटिव में, ठीक है, 0.1 मोल है इसका। सॉल्ट ब्रिज Cu3 पॉजिटिव, इसका वैल्यू है 0.01 मोल, चेंज हो रहा है Cu में, ठीक है। और दे रखा है हमको ई नॉट ऑफ Zn2 पॉजिटिव से ई नॉट आए, Zn2 पॉजिटिव से Zn दे रखा है अपने को 0.53 और ई नॉट ऑफ Zn, सॉरी अगला क्या है, कॉपर Cu2 पॉजिटिव से Cu दे रखा है अपने को 0.35। ऐसा ही एक क्वेश्चन में एक और वीडियो में लाऊंगा जिसमें कि मैं इसका टाइप हटा दूंगा, ठीक है। अभी मैंने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, अगले बार में मैं रिएक्शन फॉर्म में करके लेके आऊंगा सेम, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, क्योंकि ये गारंटीड क्वेश्चन है। आप एक चीज देखिएगा, आप एक ट्रिक याद कीजिएगा इस वाले में लगाने के लिए। दिस इज जो लेफ्ट साइड में होगा वो एनोड होगा, उसमें ऑक्सीडेशन होगा और नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, लोन याद रखिएगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड वाले का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन वाला बनाते हैं और वो एनोड होता है। देखो सबसे पहला चीज, स्टेप नंबर 1, देखो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है भाई? ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखो Zn किस में चेंज हो रहा है? Zn2 पॉजिटिव। दो इलेक्ट्रॉन इस साइड लिखते हैं, रट लो आप तो। जिस साइड पॉजिटिव दिख रहा है ना उसी साइड इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, ऑब्वियस सी बात है। और रिडक्शन वाले में क्या हो रहा है? देखो Cu3 पॉजिटिव था पहले, देखो क्या था, Cu3 पॉजिटिव किस में चेंज हो रहा है? Cu में। तो 3 पॉजिटिव है तो 3 इलेक्ट्रॉन आप मेरे को यहाँ लिखने पड़ेंगे, और किस में चेंज हो रहा है? Cu। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, इसीलिए मैंने इसको टफ क्वेश्चन कहा। सेम करने के लिए दोनों को 6 बना सकते हैं, तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो, इससे को 2 से। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर निकाल लो, लास्ट में चेक करना अगर जिसको आता है तो। ठीक हो गया। अब देखो क्या हो जाएगा बताओ इस वाले में? ये हो जाएगा 3 से पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई हो गया, 3Zn गिव्स 3Zn2 पॉजिटिव प्लस 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया। और साथ ही साथ में बात करें 2 वाले से, तो 2 Cu3 पॉजिटिव प्लस 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन
गिब्स 2Cu, पक्का। और यहाँ पर हम जैसे ही सॉल्व करते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर यह बन जाएगा 3Zn प्लस 3Cu3 पॉजिटिव गिब्स 3Zn2 पॉजिटिव प्लस 2Cu। आई बात समझ में? ये रिएक्शन बनाना कंपलसरी है, बिना इस रिएक्शन के काम मत करना, क्योंकि यहाँ पर पावर भी आपको करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीजों को मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, एक इसको और एक इसको। मैंने सिर्फ उन्हीं को हाईलाइट किया जिनके ऊपर चार्ज है, जिनके ऊपर चार्ज नहीं है इनको इसलिए नहीं किया है क्योंकि इनकी एक्टिविटी 1 होती है, ठीक है, इनका हमारा ज्यादा यूज नहीं है, तो स्टेप नंबर 1 इतना कर दिया, ठीक है। और यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कट रहे ना, तो n बराबर कितना लिख दो यहाँ पर 6, बाद में काम आएगा मेरे n की वैल्यू। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हम लोग निकालते हैं ई नॉट सेल। ई नॉट सेल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। पहले इसको निकाल के देख लो। अब कैथोड में कौन है देखो। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे रट लेते हैं कि यार इसमें से ऊपर वाले को घटा देंगे। अरे ऐसे मत रट के जाना, क्यों? क्योंकि एग्जामिनर तो कहीं भी दे सकता ना, पता लगा उसने अगल बगल में दे दिया या उसने घुमा दिया, जिसको तुम याद करके लेगे तो उसको आगे पीछे कर दिया। आप ऐसे याद मत करना। ये देखो, एनोड वाला लेफ्ट साइड है तो कैथोड वाला राइट साइड है। अब बच्चे क्या करते हैं पता है? इसमें देखते हैं, मान लो एक यहाँ पर लिखा हुआ है लेफ्ट में और एक यहाँ पर लिखा हुआ है अगल बगल में, वो राइट में से लेफ्ट घटा देते हैं। अरे इनको नहीं, वो तो ऊपर नीचे भी लिख सकता है, तभी मैंने इस बार ही ऊपर नीचे लिखा ताकि आप कंफ्यूज मत हो। अदरवाइज वो ऐसे भी लिख सकता है क्वेश्चन, ये देखो ये वो ऐसे भी लिख सकता है ई नॉट, ठीक है। ये देखो पूरा कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ ताकि कंफ्यूजन भी क्रिएट ना हो वहाँ पर। फिर आप लोग कहते कि अरे छूट गया हमसे, एग्जामिनर देगा नहीं देगा नंबर, कैसे देगा इतनी बड़ी बेवकूफ़ी में। देखो Cu की वैल्यू है 0.35, मान लो ऐसे दे दिया उसने क्वेश्चन, ठीक है, वैसे तो उतार ही लिया होगा। अब ऐसे करिए, इसको मिटा देता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए। ऐसे दे दिया उसने क्वेश्चन। अब बच्चे क्या बोलते हैं, यार राइट में तो ये वाला है, ठीक है, तो ये वाले में से ये Cu वाला घटा देते हैं। अरे इधर राइट नहीं देखना है, ये कह रहा हूं मैं, राइट कहाँ देखना है आपको? इधर वाले में देखना है। देखो दिस इज इन राइट, तो राइट में से आप किसको घटाएंगे? लेफ्ट वाले को घटाएंगे, ठीक है। तो राइट में कौन है? कॉपर। तो कॉपर बेशक लेफ्ट में लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो बेशक लेफ्ट में लिखा है, बट ये राइट में है असल में। आई बात समझ में? तो कैसे हो जाएगा यहाँ पर? अब तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, इतना भी टफ नहीं था और हम लोग 12 में पढ़ते हैं। तो कितना हो जाएगा बताओ? तो कैथोड बोले तो आप याद भी कर सकते हो, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। और अगर ऐसे भी याद नहीं हो रहा है तो ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। अब ये तो याद हो जाएगा, इसी से तो आपने रिएक्शन बनाया होगा, जैसे भी करो आप, ठीक है। तो फाइनली क्या हो जाएगा? राइट में कौन है आपका? 0.35 और लेफ्ट में कौन है आपका? -0.53। मान लो ये माइनस में है, कोई दिक्कत नहीं। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 5 में 3 जोड़ा 8, 5 में 3 जोड़ा 8, तो 0 पॉइंट कितना हो गया? 88। दिस इज इंपॉर्टेंट और ये वोल्ट में आ गया, पक्का। अब कुछ नहीं करना, बन गया अपना क्वेश्चन। लास्ट स्टेप है स्टेप नंबर 3, जिसमें कि फॉर्मूला लगा देना है। अब फॉर्मूला देखिएगा, 99% चांस होंगे कि ये 298 केल्विन पे आएगा, और अगर किसी और पे आ गया तो इसका मतलब किस्मत खराब है आप लोगों की, ठीक है। और इसका जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, किसी और टेम्परेचर, कुछ नहीं है, फॉर्मूला चेंज हो जाता है, कैलकुलेशन बढ़ जाती है वहां पर। बट इस वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या करेंगे? ई सेल बराबर ई नॉट सेल, अभी निकाल रखा है आपने, ई नॉट सेल माइनस 0.592, 591 भी लिखो, 3 भी लिखो, जैसा बुक में आपको लिखा है वैसा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। देखो प्रोडक्ट में कौन है जो मैंने टिक कराया था तुम्हें ऊपर? Zn2 पॉजिटिव और यहाँ Cu3 पॉजिटिव। तो यहाँ क्या लिखोगे? Zn2 पॉजिटिव, जिस पर आयन है सिर्फ वो, और जो आगे उसका 3 है ये पावर में चढ़ जाता है, ये, ठीक है। अपॉन नीचे कितना है देखो, Cu3 पॉजिटिव रिएक्टेंट, और इसकी पावर में क्या आ गया? 2। अब बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं पता है? वो कहते हैं कि यार इधर पे क्या वैल्यू रखें हम लोग, ठीक है, इधर पे क्या वैल्यूज रखें, और वो कभी कभी गलती से इन वाली वैल्यूज को रख देते हैं। ये वैल्यू नहीं रखनी होती है, ये तो हमेशा वोल्ट में दी होंगी ये वैल्यू। इनका जब यूनिट देखोगे ना आप लोग, देखना उधर पे ये वोल्ट में होंगी,
जबकि डब्बा मतलब होता है कंसंट्रेशन। तो अपने को कंसंट्रेशन ऊपर दे रखा है, देखो जरा क्वेश्चन में ही, ये 0.1 मोल और ये 0.01 मोल। ठीक हो गया। तो 0.01 ऊपर आ जाएगा और 0.1 नीचे आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पर कितना आ जाएगा, सॉरी 0.1 इधर पे आ जाएगा और 0.01 नीचे आ जाएगा। अब ना बच्चे इसमें भी कंफ्यूज करते हैं कि भैया हमको दिक्कत हो रही, 0.1 को लिखना 10 की पावर -1 और 0.01 को लिखना 10 की पावर -2। देखो जितने के बाद जीरो, अगर 0.001 होगा तो 10 की पावर -3, इससे पीछे आएगा भी नहीं कभी। आई बात समझ में, ये आया, इससे बहुत ज्यादा इजी बन जाएगा। ई नॉट सेल कितना आया, 0.88 माइनस 0.592 अपॉन एन की वैल्यू कितनी निकाली थी 6, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन काटे थे हमने, 6 से 6 12 मन लिख देना उधर पे, लॉग देखो Zn2 पॉजिटिव की वैल्यू 0.1 यानी कि 10 की पावर -1 का होल क्यूब, और नीचे Cu3 पॉजिटिव यानी कि 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 0.88 माइनस 0.592 अपॉन 6 लॉग 10 की पावर, देखो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो -1 इंटू 3 -3 अपॉन -2 इंटू 2 10 की पावर -4। तो 0.88 माइनस 0.0592 अपॉन 6 लॉग, देखो ऊपर गया 4 तो 4 माइनस 3, तो 10 की पावर कितना आ गया 1, और 10 की पावर 1 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। कुछ वैल्यूज याद करके ले जाना, लॉग 10 1, लॉग 10 की पावर 1 बोले तो 1, 10 की पावर 2 यानी कि 100 बोले तो 2, लॉग 10 की पावर 3 बोले तो 1000 बोले तो 3, एंड सो ऑन। ऐसी लॉग 10 की पावर -1 बोले तो -1, लॉग 10 की पावर -2 बोलेगा तो -2, ऐसी लॉग 10 की पावर -3 होगा तो -3, एंड सो ऑन। ये दो चीजें याद करके ले जाना आप लोग। आई बात समझ में, खासकर बायो वाले बच्चे। तो कितना हो जाएगा ये फाइनली अपना 0.88 माइनस 0.0592 अपॉन 6। कुछ और होता तो मल्टीप्लाई कर लेते, और पहले मल्टीप्लाई करना, पहले एलसीएम ले देना। वहां पर बहुत बच्चे करते हैं कि पहले एलसीएम ले लेते हैं, या कुछ तो और खतरनाक बच्चे होते हैं जो पहले ये सॉल्व करके इसको घटा लेते हैं। अरे पहले बोर्ड मास लगता है, पहले मल्टीप्लाई होगा, जो भी होगा ये पहले मल्टीप्लाई। अभी तो 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 3 होता तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड मारेंगे, फिर जाके माइनस करना, और जो भी आंसर आएगा वोल्ट में वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। आई बात समझ में। और यहाँ पर हमने ई नॉट निकालना भी सीख लिया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई सारे बच्चे डरते हैं, मैं कई बार तो ये कहता हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये क्वेश्चन करके आइए, बस बात खत्म। ठीक है, 80% चांसेस है कि यहीं से आएगा, 20% चांसेस जो है वो अगली वीडियो में खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया। और यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी कंप्लीट कर ली। ठीक है, और लास्ट में मैंने सोचा है कि हर वीडियो में मैं दो चीजें बताऊंगा। ठीक है, पहले के कितने पार्ट हो गए हमारे, आपका ये कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा था, 8वां, सॉरी सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किया, फिर केमिकल काइनेटिक्स, फिर बायोमोलिक्यूल, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर दिया चौथा। अब 5वां जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर 5, ये ऑर्गेनिक से आएगा। और ऑर्गेनिक में कंबाइन करके चलता हूँ, वैसे बायोमोलिक्यूल भी ऑर्गेनिक था बट मैं उसको अलग चैप्टर लेके चल रहा हूँ, वो बायोलॉजी मान लो उसको। ठीक है, ऑर्गेनिक वाले में सबसे पहले 2-3 रिएक्शन देख लेना। सबसे पहले आपका कोलबे रिएक्शन, कंप्लीट द रिएक्शन में आएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, ये मैं बताऊंगा नहीं यहाँ पर। CO2 और NaOH क्या बनता है अगर आपको याद हो तो, दिस इज कॉल्ड कोलबे रिएक्शन। एग्जाम में आएगा, कंप्लीट द रिएक्शन क्या बनेगा। दूसरा, ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, और आया भी हुआ है, क्या आ सकता है कहूँ मैं इसमें। ठीक है, ये CHCl3 प्लस आई थिंक क्या होता है, NaOH होता है, हाँ NaOH, दिस इज, अगर ये आएगा तो क्या बनेगा, दिस इज कॉल्ड कोलबे रिएक्शन एंड दिस इज कॉल्ड रीमर-टीमन रिएक्शन। एक में बनता है सैलिसिलिक एसिड और एक में बनता है सैलिसल्डिहाइड। यहाँ पर बना ही देता हूँ, अगर आप लोगों ने वीडियो पॉज करके बना दिया तो। सैलिसिलिक एसिड होता है OH COOH, और यहाँ पर होता है आपका OH, और इधर पे होता है आपका CHO। आई बात समझ में, रीमर टीमर और कोलबे हो गया यहाँ पर।
तीसरी जो नेम रिएक्शन है जो अभी आज के लिए इंपॉर्टेंट है वो है आपकी डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। बार बार मैं कहता हूं कि एग्जाम में इसके आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है डाइजोटाइजेशन रिएक्शन की। ठीक है, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन कैसे बनेगी देखो। डाइजोटाइजेशन रिएक्शन है आपकी, बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर क्या है, आज सारी एरोमेटिक रिएक्शन बता रहा हूँ, N2Cl, और इसमें जब आप क्या डालते हैं भूलना मत इसको, NaNO2 प्लस HCl, तो क्या बन जाता है बेंजीन के ऊपर, ओ सॉरी, यहाँ पर ये N2Cl तो बनता है, मैंने सस्पेंस खत्म कर दिया आपका, ये NH2 होता है जिसका नाम एनिलीन होता है। ठीक है, कौन सी रिएक्शन है, डायोजोटाइजेशन रिएक्शन। तो क्या बनेगा इसमें बताओ, ये इस वाले में बनेगा N2Cl, इसका नाम होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, या शॉर्ट में इसको डाइजोनियम सॉल्ट कहते हैं। तो डाइजोटाइजेशन आएगी तो इतने में रोक देना, बट हाँ कुछ रिएक्शन जो कि मैं बार बार प्रैक्टिस कराता हूँ, एक बार इसमें Ki डाल दीजिए, एक बार इसमें Cu2Cl2 डाल दीजिए, और एक बार इसमें H2O डाल दीजिए, आपका काम हो जाएगा। और एक बार इसमें इथेनॉल C2H5OH डाल दीजिए। किन बच्चों को पता है वीडियो पॉज करके जल्दी से बनाओ इसे, जिसे नहीं पता है Ki डाल के बन जाएगा आपका आयोडोबेंजीन, CuCl2 डाल के बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, ये मैंने पूरे एरोमेटिक के उसमें करा रखे हैं, ये डाल के बन जाएगा आपका फिनॉल, और ये डाल के C2H5OH डाल के बन जाएगा आपका बेंजीन। चार नई चीजें हैं, आई बात समझ में। तो ये कहानी हमने इधर तक पढ़ दी, और पांचवी जो आज की अपनी नेम रिएक्शन होगी वो नेम रिएक्शन लेके चलते हैं हम। और कौन सी ऐसी नेम रिएक्शन कर सकते हैं, हाँ दिस इज कि बेंजीन के ऊपर COCl, ठीक है, और इसमें अगर मैं डाल दूं H2PDBSO4, तो कौन सी रिएक्शन हो गई है, दिस इज कॉल्ड रोजनमुंड रिएक्शन, और क्या बन जाता है, CHO बन जाता है। ठीक है, और आज के सेट की 5 रिएक्शन करवा दी, 5 के 5 इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट 5 इंपॉर्टेंट है ना एरोमेटिक में, वो अभी वीडियो में करवा दी मैंने। आई बात समझ में, अब भूल के मत जाना इसको, आज 5 ऐसी 5 वीडियो आएंगी, 25 रिएक्शन, बात खत्म होगी, बस उतना ही पढ़ के जाना है तुमने। अगली बात, आज के 5 रिएक्शन हो गए लास्ट, और इसके साथ वीडियो को एंड करेंगे एक मैकेनिज्म। और आज हम जो मैकेनिज्म पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन का। एग्जाम में आया भी हुआ था कि एक रिएक्शन दी थी, कैसे दी थी पता है, रिएक्शन ऐसे दी थी, ये बोला था कि CH3CH2OH में हम जैसे ही डालते हैं H3O पॉजिटिव, या इसके बदले वो कह सकता है H2O इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, कुछ भी कह सकता है, तो आपका बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओ सॉरी, जब हम इसमें डालते हैं, ये तो हाइड्रेशन हो गया, सॉरी, डिहाइड्रेशन होता है जब हम डालते हैं इसमें H2SO4, एक ही होता है। और अगर बहुत ज़्यादा उसने पूछ दिया तो H3PO4 पूछ देगा, और कुछ नहीं पूछेगा, प्लस हीट, ये ये डाला तो ये बनता है बोल दिया उसने, और बोला कि इसकी मैकेनिज्म बनाओ। अब मैकेनिज्म देखो, 5 मैकेनिज्म अपने उसमें है भी, और 5 के 5 वीडियो में हर एक में ले आऊंगा, ताकि आप लोग भी कंफ्यूज ना हो, एक ही साथ सारे मैकेनिज्म देख के। आज ये मैकेनिज्म को अच्छे से याद कर लो, देखो क्या होता है, कुछ नहीं करना है, CHHH, CHHO, और O में क्या जुड़ा है, H, और O के पास क्या होते हैं, लोन पेयर। अब इसको कौन दिख गया पता है, H2SO4 का H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव कहाँ से आया है, H2SO4 से आया है। ठीक हो गया, तो इसने क्या किया, ये O ने, ये बड़ा उतावला हो गया, और इसने इस H के साथ अटैक मार दिया। ये एरो दिखाना बहुत जरूरी है, जहां तक मैं दिखा रहा हूँ सेम दिखाना वहां पर। तो C, ये H, ये इनको मैंने नहीं छेड़ा है, यहाँ पर CHHO, देखो एक H तो उसमें पहले से जुड़ा था, एक अभी वो नया H लेके आया, देखो ये, चूंकि O ने इलेक्ट्रॉन दिया है, देखो ना पहले से, पहले दोनों लोन पेयर O के पास थे, बट अब एक लोन पेयर O के पास है, बट एक उसने किसको दे दिया, H को दे दिया, तो O के पास कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, आया। तो ऑक्सीजन के पास 3 बॉन्ड और प्लस चार्ज, दुनिया में सबसे अनस्टेबल कंडीशन है, तो अब वो बाहर जाना चाहेगा, बाहर कैसे जाएगा, कार्बन उसको भगा देगा, ऐसे निकल गएगा यहाँ से,
ये अपना इलेक्ट्रॉन दिया और बोला भाग, अब हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं, तो रिश्ता नहीं तो ये बाहर निकल गया। देखो कैसे निकला, सी, देखो एच एच एच, यहाँ पे सी। देखना एक अच्छी चीज सिखा रहा हूं मैं, क्योंकि कार्बन ने दे दिया, जो देता है उसमें प्लस चार्ज आता है ये, ठीक है। इसको मैंने नहीं छेड़ा था और इसको मैंने नहीं छेड़ा था, पक्का। प्लस ओ के साथ क्या था, दो एच, तो H2O बाहर निकल गया, और प्लस पहले से था और अब उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, लेना मतलब नेगेटिव, तो प्लस माइनस न्यूट्रल, यही तो होता है। देखो डिहाइड्रेशन में H2 बाहर निकलता है। और फाइनली हमको कैटेलिस्ट भी तो बाहर निकालना था, तो कैटेलिस्ट बाहर निकालने के लिए इनमें से कोई भी एक H बोलेगा कि यार एक काम करता हूं, मैं अपना बॉन्ड यहां बना लेता हूं। आप चाहो तो इसको इसी स्टेप में भी बना सकते हो, ठीक है, एक स्टेप आपका बच जाएगा। आप जैसे करना चाहो, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, दोनों आपकी मर्जी है, कैसे भी, बट करना कोई एक ही। ठीक हो गया, चलो हटाओ, ऐसे क्या ही करते हो, लंबाई कर लो, पता लगे कि आप लोग कंफ्यूज हो गए वहां पर। यही करना, ठीक है, एकदम कहानी वाइज लेके चलना, ताकि आप लोग कंफ्यूज भी ना हो। तो क्या हो जाएगा, सी, अब कितने एच बचे उसमें, खाली दो, और बीच में देखो एक बॉन्ड तो ऑलरेडी पहले से था, और उस सी के पास भी कितने एच थे, दो। क्योंकि इस सी ने अब ले लिया इलेक्ट्रॉन, देखो ये वाला एच दे रहा है ना अपना इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन को दे रहा है उधर, तो ले लिया, तो प्लस पहले से था, ले लिया तो माइनस, प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर था, देखो एच का ये वाला, और एक इलेक्ट्रॉन उसने वहां पे दे दिया, और दो इलेक्ट्रॉन से क्या बन जाता है, बॉन्ड, देखो डबल बॉन्ड बन गया। तो आज हमने मैकेनिज्म सीख दी किसकी, डिहाइड्रेशन की। और आज यहाँ पर जो हमारा कंप्लीट होता है पहला वीडियो, जिसमें कि मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 से 10 कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री के यहाँ पर समझा दिए, ठीक है। और आई होप यहाँ तक आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अगले 10-12 कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, और यकीन मानिए 5 वीडियो के अंतर्गत ये आपको 1-2 दिन में ही 5 के 5 वीडियो मिल जाएंगे, आप केमिस्ट्री के एक्सपर्ट बन जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और हाँ, जो हमारी नेम रिएक्शन एरोमेटिक और एलिफैटिक की जो कंबाइंड रिएक्शन है उसको करना मत भूलिएगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, ठीक है। बाकी सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिए, ठीक है, और बाकी अपनी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।